नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि अब तक हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि वास्तुशास्त्र आया कहाँ से, उसका कहाँ-कहाँ मेंशन किया गया है एंड वास्तुशास्त्र सिर्फ एक नहीं कई बुक्स में उसका मेंशन किया गया है। बट वास्तुशास्त्र है क्या? चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं। जिस तरह भारतीय कल्चर में या सनातन धर्म में हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी की पूजा की जाती है, उसको पूजा जाता है जैसे कि पेड़, पानी, हवा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मांड में रहने वाली हर एक चीज, लिविंग या नॉन लिविंग, हर एक एनर्जी, ये सब एक हार्मनी में एग्जिस्ट करते हैं ताकि एक बैलेंस्ड लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक सस्टेनेबल लाइफ चल सके। तो उस थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखते हुए वास्तुशास्त्र को डेवलप किया गया। विकिपीडिया वाली टर्म्स में जाएं तो वास्तुशास्त्र एक संस्कृत वर्ड है जिसमें वास्तु का मतलब होता है एक ड्वेलिंग या घर और शास्त्र का मतलब होता है साइंस या नॉलेज। तो वास्तुशास्त्र बना साइंस ऑफ आर्किटेक्चर या फिर नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जो हर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई जाती है। वास्तुशास्त्र कुछ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस की कलेक्शन है जो कि बिल्डिंग डिजाइन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अप्लाई की जाती हैं। और वास्तुशास्त्र का अल्टीमेट गोल यही है कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं या जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो इस तरीके से बनाई जाए कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी फिजिकल स्टेबिलिटी एंड आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो क्या है वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस? उससे पहले वास्तुशास्त्र सुनते ही आपके दिमाग में ये फोटो आ जाती होगी एंड आप सोचते होंगे ये क्या है? तो पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये है वास्तु पुरुष मंडल। वास्तु पुरुष मंडल की कॉन्सेप्ट है हमारे वास्तुशास्त्र का। ये स्क्वायर, डायग्राम या ग्रिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्लोर प्लान को, हमारे बिल्डिंग या हमारे घर के फ्लोर प्लान। इस फ्लोर प्लान में आपको एक ह्यूमन फिगर दिखेगा। इसे कहते हैं वास्तु पुरुष। इन्हें एक ऐसा डेटी माना जाता है जिनका फेस डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर है, हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है एंड लेग्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वास्तु पुरुष मंडल 9 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइडेड है जिसका सेंटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है ब्रह्म स्थान को एंड रेस्ट 8 स्क्वायर्स रिप्रेजेंट करते हैं 4 डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एंड 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को, जो है फायर, अर्थ, विंड, स्पेस एंड वाटर। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि वास्तु पुरुष का नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही ओरिएंटेशन क्यों है? वो इसलिए ताकि कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज का फ्लो हमारे घर में या हमारे स्पेस में सही तरीके से हो एंड उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। बट कौन सी है ये एनर्जी? नंबर 1 इज द सोलर एनर्जी। वास्तुशास्त्र में डोर्स और विंडोज का इस तरीके से ओरिएंटेशन बताया जाता है कि हमारे घर को मैक्सिमम सनलाइट थ्रू आउट द डे मिल सके। इनफैक्ट इतना डिटेल में बताया जाता है कि जिस समय सबसे हार्मफुल रेज सन की हमारे घर में पड़ती हैं, उस जगह ओपनिंग कैसे अवॉइड की जाए। नंबर 2 इज लूनर एनर्जी। कई कल्चर्स में ऐसा माना जाता है कि चांद के अलग अलग फेसेस ह्यूमन इमोशंस पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और वास्तुशास्त्र उसको भी कंसिडरेशन में लेके बिल्डिंग का डिजाइन प्रपोज करता है। नंबर 3 इज कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि हर लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, इनफैक्ट छोटे से छोटा एटम, मॉलिक्यूल एक तरीके की एनर्जी रिलीज करता है जिसको कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। और ये कनेक्टेड होती है हर तरह के जीव जंतु की, हर दूसरे तरह के जीव जंतु से, लिविंग और नॉन लिविंग। बट इस कॉस्मिक एनर्जी को हम हार्नेस कैसे कर सकते हैं, हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि अगर बिल्डिंग को एक सही ओरिएंटेशन में रखा जाए, कुछ स्पेसिफिक कलर्स यूज करे जाएं, फर्नीचर अलग ओरिएंटेशन में रखा जाए, तो इस कॉस्मिक एनर्जी को भी अपने बेनिफिट के लिए हार्नेस और चैनलाइज किया जा सकता है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक एनर्जी, जो कि वास्तुशास्त्र में काफी इंपॉर्टेंट कंसिडर की गई है। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, अगर हमारी बिल्डिंग मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन है तो उससे हम काफी प्रोडक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव फील करते हैं। फाइनली नंबर 5 पे आती है ऑरा एनर्जी, जो कि इंडिविजुअल होती है हर इंसान के लिए। ये एक ऐसी एनर्जी है जो हर बंदे की पर्सनालिटी एमिट करती है। आज के टर्म्स में इसको वाइब भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि कुछ स्पेसिफिक कलर्स या ओरिएंटेशन को यूज करके लोगों की ये पर्सनालिटी एनहांस की जा सकती है।
तो फाइनली जब वास्तु पुरुष मंडला क्या है एंड ये एनर्जीज कौन सी हैं जिस पे वास्तु शास्त्र हमारा इंटायरली बेस्ड है समझ लिया है, तो चलिए वास्तु शास्त्र के इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स को समझते हैं। नंबर 1, ओरिएंटेशन एंड अलाइनमेंट। वास्तु शास्त्र हमें ये सजेस्ट करता है कि हमारी बिल्डिंग की ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द नेचुरल फ्लो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। यानी कि अगर हमारी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन, उसकी अलाइनमेंट सही डायरेक्शन में है तो हमारे घर में एक नेचुरल पॉजिटिविटी एंड नेचुरल एनर्जी का फ्लो अपने आप बिना किसी एफर्ट्स के होगा एंड हमारा मन शांत, शीतल एंड स्वस्थ रहेगा। नंबर 2, नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन। वास्तुशास्त्र emphasizes on the importance of natural light and ventilation। यानी कि वास्तुशास्त्र एम्फसाइज करता है हमारे घर की डिजाइन को कुछ इस तरीके से किया जाए ताकि हमें मैक्सिमम नेचुरल सनलाइट एंड वेंटिलेशन मिल सके, ताकि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हमें कम से कम करना पड़े। नंबर 3, प्लेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ रूम एंड स्पेसेस। वास्तुशास्त्र से हमें ये गाइडलाइन मिलती है कि हमें कौन से रूम एंड कौन से स्पेस को कहाँ एलोकेट करना चाहिए टू अचीव अ कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट जिसमें हमारी सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। नंबर 4, कलर्स एंड मटेरियल। एज पर वास्तुशास्त्र हर एक स्पेसिफिक रूम के लिए एक स्पेसिफिक कलर एंड स्पेसिफिक मटेरियल यूज होना चाहिए टू क्रिएट अ नाइस, प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। इन सब के अलावा वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया है कि हम अपनी साइट सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, कौन सी साइट हमारी बिल्डिंग के लिए, हमारे घर के लिए बेस्ट रहेगी एंड हम कैसे वहां पे अपना घर बना सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस में अब तक हमने यही जाना कि कैसे हमें सन ओरिएंटेशन का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें विंड ओरिएंटेशन का ध्यान रखना चाहिए, कैसे वाटर रिसोर्सेज का ध्यान रखना चाहिए, साइट सिलेक्शन कैसे की जाती है ये वास्तुशास्त्र हमें बताता है, उनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है ये वास्तुशास्त्र हमें सिखाता है। बट आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को ये पार्ट देख के कुछ ऐसा लग रहा होगा, यार ये सब तो हमें भी सिखाया जाता है, यही सब तो आजकल के एजुकेशन सिस्टम में है, यही तो आर्किटेक्चर है। तो हमारा वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि हम ये बता पाए कि वास्तुशास्त्र इज नॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट। वास्तुशास्त्र इज आर्किटेक्चर इन एंशिएंट एरा विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। आपने कभी ये सोचा कि आज के समय पे हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानते हैं? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। आप ये सोचिए उस समय तो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी भी नहीं, फिर भी ये डिस्कवर किया गया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स के अलोंग हमें घर की प्लेसमेंट करनी चाहिए। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि उस समय शायद कुछ ज्यादा एडवांसमेंट रही इस समय के कंपैरिजन में। हाँ, ये बात भी मानी जा सकती है कि कैसे उस समय के कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ प्रिंसिपल्स आज के टाइम पे अप्लाई ना हो सके या फिर हम उनको इम्प्रूव करके अप्लाई कर सके, बट उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग वास्तुशास्त्र में ब्लाइंडली फेथ रखते हैं उनके लिए भी ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक स्टडी थी जो उस समय करवाई जाती थी, जिसमें हमको अच्छे से रहना सिखाया जा रहा था। अगर आज के समय पे आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम प्लानिंग करें तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसमें भी हमें सेम ही चीजें पढ़ाई जा रही है। तो ये था प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ वास्तुशास्त्र। आने वाले वीडियोस में हम इसकी मॉडर्न इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिस और क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज अभी तक अच्छी लगी हो, और अगर लग रही है और आपको लगता है कि इससे अवेयरनेस जाग सकती है वास्तुशास्त्र के रिगार्डिंग, तो प्लीज हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो समझ सकें कि वास्तुशास्त्र की इम्पोर्टेंस एंड उसका सही मतलब है क्या। हमको ये समझना पड़ेगा कि जितना अंधविश्वास फैलेगा उतना ही हमारे कल्चर और हमारे एजुकेशन सिस्टम को हार्म होगा। तो विद दैट मैसेज विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते।